हाय क्यूट लिटिल रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? आई होप बढ़िया चल रही हो। ये डिस्कशन होने वाला है आरटीपी जान 26 के लिए। तो ये जान 26 के लिए तो एप्लीकेबल है ही है, एक्चुअली मस्ट है। बट ये मई 26 और सितंबर 26 के लिए भी एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं। आरटीपी डिस्कशन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जान 26। बच्चे अपन को पता है सबसे पहला आता है केस बेस्ड सिनेरियो। बट मैं हर बार बच्चे को बोलती हूँ कि केस बेस्ड सिनेरियो पूरा केस पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले क्वेश्चंस चेक किया जाए। तो अपन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए भी यही अप्रोच लेंगे, पहले क्वेश्चंस चेक करेंगे। मुझे पता है प्रैक्टिकल में आप लोगों को पहले केस पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। थ्योरी में जनरली केस पढ़े बिना भी आपको एमसीक्यू के आंसर आ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू के क्वेश्चन इटसेल्फ। लिखा है पहला क्वेश्चन है, आफ्टर द मूव टू इंडिया, आई डोंट नो विच मूव टू इंडिया, बट लिखा है आफ्टर द मूव टू इंडिया हैफा आईओ, हो सकता है कोई कंपनी है, डिसाइडेड टू अलाइन इनोवेशन विद सस्टेनेबिलिटी अंडर द थीम ऑफ होलिस्टिक इनोवेशन, विच लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी डज दिस शिफ्ट प्राइमरली रिप्रेजेंट। बोलता है इंडिया मूव करने के बाद एक कंपनी है हेफा डॉट आई ओ, उसने सोचा कि अब मैं इनोवेशन तो करूंगा बट इनोवेशन सस्टेनेबिलिटी के साथ करूंगा। तो ये कौन सी लेवल की स्ट्रैटेजी होगी? आपको क्या लगता है? वुड इट बी कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल या ऑपरेशनल? सबसे पहले तो बता देती हूँ ऑपरेशनल कोई लेवल ही नहीं होता है, इधर इट्स कॉर्पोरेट, बिजनेस या फंक्शनल। फंक्शनल स्ट्रैटेजी तो नहीं लगती है क्योंकि ये हर प्रोडक्ट हर एक फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। नाउ इज इट अ बिजनेस लेवल और अ कॉर्पोरेट लेवल? तो बच्चा इट विल बी अ कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। वाई? क्योंकि इनोवेशन विद सस्टेनेबिलिटी हर बिजनेस हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। इनके जितने प्रोडक्ट लाइन होंगे सबके लिए एप्लीकेबल है। इट इज अ स्ट्रैटेजी डिसाइडेड बाय द कॉर्पोरेट लेवल। नेक्स्ट है द स्ट्रैटेजिक मूव बाय हेफा टू शिफ्ट इट्स एग्जिस्टिंग एआई सर्विसेज इनटू न्यू इंडियन। बोल रहा है कि हेफा अपने एग्जिस्टिंग एआई यानी एग्जिस्टिंग इसकी जो भी एआई सर्विसेज थी उसको नए इंडियन मार्केट में लेकर आ रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रैटेजी है? इज इट मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट या रिट्रेंचमेंट? रिट्रेंचमेंट तो हो ही नहीं सकता। और क्लियरली बोल रहा है अपनी एग्जिस्टिंग सर्विसेज को नए मार्केट में लेकर आ रहा है। तो दिस इज मार्केट डेवलपमेंट। नेक्स्ट बोलता है, देख रहे हो ना केस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कितने क्लियरली लिखा है एग्जिस्टिंग एआई सर्विसेज को नए मार्केट में लेकर आ रहा है, मार्केट डेवलपमेंट है भाई। हेफा इनिशियल स्ट्रक्चर characterized by a highly dispersed team of scholars relies heavily on coordination through technology and contacts। बोलता है इनका जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो हर जगह डिस्पर्स्ड हैं यानी हर जगह अवेलेबल है। एंड इनके बीच कोऑर्डिनेशन हो रहा है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है? डिविजनल स्ट्रक्चर तो नहीं ही है। दूसरा है मैट्रिक्स नेटवर्क या एसबीयू। एसबीयू भी नहीं है क्योंकि बोल रहा है बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो टेक्नोलॉजी और कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू एक सर्विस सेंटर से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। दिस इज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर। अगेन यू कैन सी आपको केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक परसेप्शन इन एथिकल बैकलैश, पब्लिक perception ethical backlash concerning environmental damage and technological unemployment which impacted HEFA's operation in the West are analyzed under which factor of Presley? पब्लिक का परसेप्शन की बात कर रहा है, एथिकल बैकलैश की बात कर रहा है, एनवायरमेंट की बात कर रहा है, तो ये क्या हो सकता है? पॉलिटिकल तो नहीं। पॉलिटिकल में पॉलिटिक्स की बातें होती है। टेक्नोलॉजिकल भी नहीं है क्योंकि यहाँ ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर मतलब दुनिया में टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं। तीसरा है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक की भी कोई बात नहीं करता है। सबसे बेस्ट है सोशो कल्चरल, जो पब्लिक की बात करता है, पब्लिक के कस्टम्स, एथिक्स, वैल्यूज एक्सेट्रा की बात करता है। सो दिस इज अ सोशो कल्चरल फैक्टर। हेफा फाउंडिंग प्रेमाइसेस ऑफ ऑफरिंग, हेफा का प्रेमाइस है ऑफ ऑफरिंग फ्यूचरिस्टिक हाई वैल्यू एडेड एआई सॉल्यूशन एज इट्स प्राइमरी क्लाइंट अपील। बोलता है अपने एआई सर्विसेज को क्लाइंट को अपील करने के लिए वो क्या यूज कर रहा है? फ्यूचरिस्टिक हाई वैल्यू एडेड, फ्यूचरिस्टिक हाई वैल्यू एडेड सर्विसेज देने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपना रहा है? क्या ये कॉस्ट लीडरशिप है बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट? they are not focusing on production cost, they are focusing on providing high value addition to its clients।
डिफरेंशिएशन बाय प्रोवाइडिंग अ यूनिकली वैल्यूएबल प्रोडक्ट सही सा लग रहा है। फोकस कॉस्ट लीडरशिप बाय टारगेटिंग नैरो सेगमेंट विद लोएस्ट प्राइसेस बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। कोर वैल्यूज ये तो कोई चीज है ही नहीं, तो इसका आंसर है डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये लोग हाई वैल्यू एडिशन फ्यूचरिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। न्यूज़ के सिनेरियो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आराम से गए। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द केस विद एवरी केस स्टडी। हो सकता है कुछ कुछ केस स्टडी में आपको एक आधी, वो भी बोल रही हूँ एक आधी एमसीक्यू के लिए वो केस स्टडी पढ़ना पड़ जाए, बट ये केस स्टडी, ये क्वेश्चंस के लिए आपको केस स्टडी नहीं। और बच्चा मैं तो केस स्टडी पढ़कर बैठी हूँ, ये क्वेश्चंस केस स्टडी रिलेटेड है ही नहीं, मीनिंग कि केस स्टडी आप पढ़ भी लोगे ना तो भी ये क्वेश्चंस क्वेश्चंस के थ्रू ही बनेंगे। आते हैं कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यू। A mid-sized electronic firm notices a rapid increase in demand for smart home devices. It has decided to redesign its product line to cater specifically to this trend while competitors are still hesitant. देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म है, उसने नोटिस किया कि डिमांड में कुछ चेंज आ रहा है बेटा जी, तो उसने अपना प्रोडक्ट रीडिजाइन कर दिया, जबकि आज भी कॉम्पिटिटर्स अपना प्रोडक्ट रीडिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच है? रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, रिट्रेंचमेंट, स्टेबिलिटी, ये दोनों तो हो ही नहीं सकती। या तो ये रिएक्टिव है या प्रो। बच्चे इसका आंसर है प्रोएक्टिव, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स अभी सिर्फ नोटिस किया उन्होंने कि शायद देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड, और उन्होंने तुरंत स्विच कर लिया, यानी प्रोएक्टिवली अपने आप को स्विच कर लिया, जबकि कॉम्पिटिटर्स आज भी रिएक्शन का वेट कर रहे हैं। तो इट इज अ प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी। इकोराइड मोटर्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। इकोराइड मोटर्स एक इंडियन इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी है, यानी ईवी कंपनी है, फेसिंग राइजिंग कंपटीशन फ्रॉम न्यू ईवी स्टार्टअप्स ऑफरिंग अफोर्डेबल मॉडल्स। जो बैटरी सप्लायर्स हैं दे हैव आल्सो रेज्ड द कॉस्ट ड्यू टू ग्लोबल शॉर्टेजेस, उन्होंने भी अपना कॉस्ट बढ़ा दिया है। कस्टमर्स आल्सो हैव कंपैरिजन फ्रॉम मल्टीपल ब्रांड्स बिफोर परचेज। ट्रेडिशनल पेट्रोल स्कूटर मैन्युफैक्चरर्स आर आल्सो एंटरिंग द ईवी सेगमेंट। जो पुराने पेट्रोल वाले लोग हैं वो भी ईवी सेगमेंट एंटर कर रहे हैं। इकोराइड स्ट्रगल्स टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट ग्रोइंग डिमांड, डिमांड बढ़ी है फिर भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। विच इज द थ्रेट, विच इज द फोर्स, जो सबसे बड़ा थ्रेट है इकोराइड की प्रॉफिट? थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, या राइवलरी अमॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। देखो, अगर सोचा जाए तो चारों पॉइंट, बायर्स पे भी सप्लायर्स पे भी बात हुई है, सब्सटीट्यूट पे एक्चुअली बात नहीं हुई है। ये बोल रहा है कि जो पुरानी पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं ना, वो भी अब ईवी सेगमेंट एंटर कर रही है, तो वो एक्चुअली सब्सटीट्यूट नहीं है, वो भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर रही है, तो कंपटीशन बढ़ा रही है। और लास्ट है राइवलरी, उसकी तो बात किया ही है कि इंक्रीजिंग कंपटीशन हो रहा है फ्रॉम न्यू ईवी स्टार्टअप, प्लस पेट्रोल वाली कंपनीज भी अब हमारे ईवी स्टार्टअप ईवी सेक्टर में आ रही है। वैसे देखो, ये क्वेश्चन में अगर आप सोचोगे तो सप्लायर बोल रहा है कि यार ग्लोबल शॉर्टेज है तो मुझे तो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, कॉस्ट से प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होगी, बट क्या ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है इनका? बायर्स भी प्राइस कंपेयर कर सकता है, तो भी क्या ये ग्रेटेस्ट थ्रेट है? कि बायर्स तो जितने ऑप्शन आएंगे प्राइस कंपेयर करेगा ही। सब्स्टिट्यूट्स नॉट एट ऑल, कि वो तो पेट्रोल है यार, अपन तो अभी ईवी की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा थ्रेट है राइजिंग कंपटीशन एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स, यानी राइवलरी बढ़ी है कंपटीशन। आंसर होगा राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आपको सारे एमसीक्यूज ऐसे लगेंगे कि अरे यही तो एमसीक्यू सही है, बट नहीं, सारे एमसीक्यूज थ्रेट तो हैं बट इतने बड़े थ्रेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A financial services company wants to launch a mobile first application. एक financial service company को एक mobile first application launch करना है, ठीक है? The strategy is clearly defined and systems for operations are automated. Strategy clearly defined है, systems जो operations के लिए systems हैं वो भी completely automated है. However, employees are unfamiliar with the technology and leadership style emphasizes strict hierarchy, slowing down decision making process. बोल रहा है एक मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी, स्ट्रैटेजी बढ़िया है, सिस्टम बढ़िया है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज टेक्नोलॉजी के साथ अनफेमिलियर है, और जो लीडरशिप स्टाइल है ना वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो हो रहा है।
मैनेजमेंट वांट्स टू इंश्योर द न्यू डिजिटल इनिशिएटिव, ये जो इनिशिएटिव है वो सक्सीड करे विदाउट रेजिस्टेंस या डिलेज। तो कौन सा 7S एलिमेंट, 7S में आ गया पहला तीन पहला तीन स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, फिर चार आपके हो गए स्किल्स, यानी एम्प्लॉय की स्किल्स, आपका हो गया स्टाइल यानी लीडरशिप स्टाइल, एक होगा हो गया शेयर्ड वैल्यूज कि भाई वैल्यूज कैसे शेयर करते हैं लोगों के बीच, ये हो गया। और एक्सक्यूज मी, और लास्ट हो गया आपके स्टाफ। स्टाफ मतलब कि आपका स्टाफ कैसा है। तो यहाँ कौन सा 7S एलिमेंट को अर्जेंट अलाइनमेंट की जरूरत है? पहला स्किल्स एंड स्टाइल। स्किल्स बात करता है कि एम्प्लॉयज के स्किल्स कैसे हैं, हाँ कहीं ना कहीं स्किल्स अनअलाइंड है अभी फिलहाल। और स्टाइल बात करता है कि लीडरशिप स्टाइल कैसी है, वो भी कहीं ना कहीं अनअलाइंड है। तो मुझे तो आंसर ये लग रहा है ऑलरेडी, बट देखते हैं। स्ट्रक्चर एंड स्टाफ, यार इनका स्ट्रक्चर अच्छा है, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर की कोई बात भी नहीं किया है, और स्टाफ भी अच्छा है, बस उनकी स्किल कम है। स्टाफ अच्छा है, उनके स्किल्स कम है। शेयर्ड वैल्यूज कुछ बात नहीं हुई है, सिस्टम तो बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी और स्ट्रक्चर में स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा है। तो पहला आंसर ही करेक्ट आंसर है। स्किल्स चेंज करने की जरूरत है और स्टाइल चेंज करने की जरूरत। लास्ट, इन द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फर्म्स लाइक स्पीडो मोटर्स, टर्बो ऑटो compete in the mid range कार सेगमेंट, बोल रहे हैं इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना स्पीडो मोटर्स, टर्बो ऑटो ऐसी कुछ कंपनीज है जो मिड रेंज कंपनीज है, फोकसिंग ऑन फ्यूल एफिशिएंसी। कुछ कंपनीज है जैसे कि लक्स ड्राइव, एलीट मोटर, जो प्रीमियम सेगमेंट को डोमिनेट करती है, फोकसिंग ऑन लग्जरी। ईच ग्रुप फॉलोज डिस्टिंक्ट प्राइसिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जैसे जो मिड रेंज वाली है वो डिस्टिंक्ट प्राइसिंग, डिस्टिंक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाती है। प्रीमियम सेगमेंट अपनी अलग टाइप से प्राइसिंग, अलग टाइप से मार्केटिंग करता है, ठीक है। एंड मूवमेंट बिटवीन दी सेगमेंट्स इज लिमिटेड ड्यू टू ब्रांड परसेप्शन एंड R&D कॉस्ट। बोल रहे हैं कि भाई इनका R&D कॉस्ट वगैरह भी डिफरेंट है। तो ये कौन सा सिनेरियो बेस्ट इलिस्ट्रेट करता है? देखो यार कहीं ना ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप है मिड साइज फॉर्म, मिड सेगमेंट वाली कंपनी, एक है प्रीमियम सेगमेंट वाली कंपनी। तो स्ट्रैटेजिक अलायंस की तो कहीं से भी बात नहीं कर रहा। एक है स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग, वैल्यू चेन एनालिसिस, कहीं से बात नहीं कर रहा। और इवन कोर कॉम्पिटेंस आइडेंटिफिकेशन, कहीं से बात नहीं कर रहा। दिस विल बी स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। एक इंडस्ट्री में छोटे छोटे ग्रुप बना देना ताकि उस ग्रुप की एनालिसिस करके सारी कंपनीज का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट, टेक्नोवा, अ लीडिंग यूएस रोबोटिक्स कंपनी, पार्टनर्स विथ टेक्नोवा एक लीडिंग यूएस रोबोटिक्स कंपनी है, वो पार्टनर करी है विथ मेक्ट्रॉन इंडिया लिमिटेड टू जॉइंटली डिजाइन। उन्होंने सोचा है टू जॉइंटली डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर अफोर्डेबल इंडस्ट्रियल रोबोट्स फॉर द साउथ एशियन मार्केट। एक यूएस की कंपनी है, वो इंडिया की कंपनी के साथ पार्टनर करी है ताकि वो लोग जॉइंटली डिजाइन कर सके और मैन्युफैक्चर कर सके एक मार्केट के लिए, साउथ एशियन मार्केट के लिए, कुछ अफोर्डेबल रोबोट। प्रीमियम रोबोट भी नहीं, अफोर्डेबल रोबोट्स, यानी एकदम छोटे से एक सेगमेंट को टारगेट करी है। Both companies agree to share, they will share technology, production facility, marketing channels to accelerate the market entry and reduce cost. ये कौन सी स्ट्रैटेजी है? मार्केट पेनिट्रेशन, जॉइंट वेंचर। हमने यार जॉइंट वेंचर हो सकता है, बट हमने जॉइंट वेंचर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। हमने तो पढ़ा है, जस्ट अ सेकेंड, तो हमने जॉइंट, तो हम टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी पढ़ रहे हैं। टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी में हमने जॉइंट वेंचर स्ट्रैटेजी पढ़ी नहीं है। हमने डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन है नहीं क्योंकि रोबोट ही बना रहे हैं। तो दिस इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। अच्छा है यार मर्जर वगैरह नहीं दिया बिकॉज वहां कंफ्यूजन हो जाता। जॉइंट वेंचर तो कोई स्ट्रैटेजी ही नहीं है जो हमने पढ़ा है। मार्केट पेनिट्रेशन ये है नहीं, यहाँ पर दो कंपनीज मिल रही है तो इट इज अ स्ट्रैटेजिक अलायंस। दीज आर द, यू कैन सी द MCQ और वेरी इजी। स्पेसिफिकली अपने जो केस स्टडी सिनेरियो था वो बहुत आसान था और उसके पांचों MCQ विदाउट रीडिंग द केस स्टडी बन गए। नेक्स्ट, हो गया। नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। देखो बहुत अच्छा किया इंस्टीट्यूट ने, आरटीपी में भी क्लियरली मेंशन किया, एक केस स्टडी क्वेश्चन है हर चैप्टर से और एक डायरेक्ट क्वेश्चन। अब बात ये, दिस शोज द इंटेंशन कि यार कुछ आपको केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। आ जाओ, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू SM। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्वा प्योर बेवरेजेस एक रेप्यूटेड बॉटल्ड वाटर एंड हेल्दी ड्रिंक्स कंपनी है
facing fierce competition from new entrants offering organic, flavored and eco-friendly alternatives. अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोल रहा है एक्वा प्योर एक बॉटल वाटर कंपनी है जो हेल्दी ड्रिंक्स भी देती है और कई सारा फियर्स कंपटीशन फेस कर रही है. This has made it challenging to retain the customers as established soft drink brands are also launching their own health-focused beverage line. बोल रहे हैं उसके competitors भी इनकी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कस्टमर्स इधर उधर भाग रहे हैं. The company has appointed Miss Soumya to lead the company forward. बोल रही है मिस सौम्या को अपॉइंट किया है ताकि वो इस कंपनी को आगे बढ़ा सके एज अ सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर. मिस सौम्या को अपॉइंट किया है किस वजूद में, सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर. मिस सौम्या नीड्स टू डिजाइन क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज. Identify the strategic level that represents Soumya's role at Ecopure Beverages. आपको क्या लगता है? 3 स्ट्रैटेजिक लेवल है. कॉर्पोरेट बिजनेस क्लियरली अ फंक्शनल लेवल मैनेजर. वो एक प्रोडक्ट के एक फंक्शन को देख रही है, अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह नहीं देख रही है, एक फंक्शन देख रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग. सो दिस इज अ फंक्शनल लेवल मैनेजर. नेक्स्ट बोलता है एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देखो यार, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस लेवल को बिलोंग करती है और उसके बाद सीधा पूछ रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बता दो. अरे वाह 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 वाह. बोलता है एज अ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हाईलाइट द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ एसएम इन ओवरकमिंग चैलेंजेस टू मिस सौम्या. तो अपन को क्या बताना है अब इसमें कि भाई एसएम के क्या बेनिफिट्स है जिससे मिस सौम्या अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकती है. तो पहला पहला आंसर तो देखो यार 5 मार्क का ही आएगा क्वेश्चन. तो 1 मार्क कहाँ मिल गई ये बताने के लिए दैट शी इज अ फंक्शनल लेवल मैनेजर. वाई शी इज अ फंक्शनल लेवल मैनेजर? बिकॉज वो एक स्पेसिफिक फंक्शन देख रही है ऑफ वन ब्रांड. दैट्स वाई शी इज अ फंक्शनल लेवल मैनेजर. सेकंड बोलता है बेनिफिट्स बता दो एसएम के. तो अपन को तो पता ही है यार, याद है ना, याद इसको इससे याद किया था क्या पहले प्यार के चक्कर में क्या क्या कर लेते हो जनाब. पहले प्यार के चक्कर में आपको एक दिशा मिल जाती है, यू गेट अ डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में आपको आगे जाना है. यानी अगर सौम्या ने भी अच्छे गोल्स और ऑब्जेक्टिव बना लिए ना कि भाई मेरा गोल ये है इस एडवर्टाइजमेंट से, तो कहीं ना कहीं उसको बहुत हेल्प करेगा. दूसरा, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. आप सारे डिसीजन के लिए अपने पहले प्यार को ही देखते हो, यानी फ्रेमवर्क मिल जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग. आप ज़्यादा प्रोएक्टिव हो जाते हो रादर देन रिएक्टिव, यानी आप आगे होकर काम करना शुरू कर देते हो. आप उसके लिए एकदम कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बन जाते हो कि मेरी वाली तो अलग है भाई. यानी इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट, एसएम एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. आप अपने में कुछ कोर कॉम्पिटेंसी, कुछ खूबियां बिल्ड करने की कोशिश करते हो. आपकी जीने की चाह बढ़ जाती है, यानी बिजनेस की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है. आपको नए अपॉर्चुनिटीज थ्रेड्स की तरफ आपको नए अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स का भी पता चलता. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं एसएम. ये आंसर पढ़ेंगे बट एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप. मिशन स्टेटमेंट जो होता है विजन फ्यूचर की बात करता है, मिशन आज की बात करता है, विजन फ्यूचर की बात करता है वेयर वी आर टू गो. मिशन आज की बात करता है व्हाट वी आर, हु वी आर एंड व्हाट वी डू. आज की बात करता है कि हम आज क्या करते हैं. विजन बोलता है कि हम फ्यूचर में जाकर क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं. मिशन स्टेटमेंट बताता है हम आज क्या करते हैं. तो करेक्ट है. मिशन स्टेटमेंट डज फोकस ऑन द प्रेजेंट बिजनेस स्कोप. तो बोलता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट. मिशन स्टेटमेंट की क्या सिग्निफिकेंस. याद आ रहा है क्या बच्चा लोग, पढ़ा है अपन ने. मिशन से आपको मिशन से आपको ये पता चल जाता है कि भाई कंपनी की सारी एनर्जीज उसी मिशन के टूवर्ड्स मूव करती है. यानी हर एक इंसान के लिए एक मिशन, एक रेडीमेड मिशन हो जाता है कि यार हमको तो यही करना है. तो सारे एम्प्लॉयज उस मिशन के टूवर्ड्स मूव करते हैं. दूसरा, मिशन से आपको ये पता चल जाता है आपका करंट फोकस क्या है, तो आपके सारे रिसोर्सेस का यूज करने का तरीका भी पता चल जाता है. यानी इट हेल्प्स यू अलोकेट रिसोर्सेस. अच्छा, मिशन से आप गोल्स ऑब्जेक्टिव बनाते हो, गोल्स ऑब्जेक्टिव से आपको वर्क स्ट्रक्चर भी मिल जाता है. मिशन ऑल्सो सेट्स द क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी अगर आपका मिशन अच्छा है तो आपका क्लाइमेट अपने आप, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा. ये सारे कुछ सिग्निफिकेंस थे एक मिशन स्टेट. आओ चलो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे जाकर पढ़ा जाए. पहला,
सौम्या का रोल एक फंक्शनल लेवल का रोल है। सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर के कारण उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फोकस्ड है ऑन अ स्पेसिफिक एरिया। उसको फाइनेंस भी नहीं देखना, मतलब एज अ बिजनेस लेवल मैनेजर उसको फाइनेंस, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, R&D सब नहीं देखना है, उसको सिर्फ अपना एक एरिया देखना है विद इन द कंपनी, पर्टिकुलरली क्राफ्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। उसको सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज बनानी है। दैट्स व्हाई इट्स अ फंक्शनल लेवल टास्क। What are the benefits of SM for Miss Soumya at Aquapair? बोलता है SM can provide several benefits to Soumya ताकि वो अपने challenges को face कर सके। जैसा पहला, it gives you a clear direction for future initiative. This ensure कि उसके सारे marketing efforts are aligned with the company's overall vision. यानी अगर उसको पता होगा कि strategic management ने जो vision, mission, goals, objective बनाया है उसी के लिए काम करना है, तो वो अपने आप अपने सारे initiatives उस विजन के लिए ही बनाएगी। इट ऑल्सो अलाउज सौम्या टू सेट रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एक्सेट्रा। बोलता है थ्रू एसएम सौम्या कैन प्रोएक्टिवली शेप द फ्यूचर ऑफ एक्वा रादर देन मेरली रिएक्टिंग टू मार्केट चेंजेस। यानी वो ये ट्रैक करके कि मार्केट में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, वो अपने स्ट्रैटेजीज को प्रोएक्टिवली चेंज करेगी रादर देन रिएक्टिवली। यानी एसएम हेल्प्स यू बिकम प्रोएक्टिव रादर देन reactive. It allows the companies to anticipate the trends and act accordingly. Next बोलता है SM also provides a robust framework for making critical decision making. देखो बच्चे, मैं एक चीज बोलती हूँ, जितना बड़ा आंसर आरटीपी में दिया ना उतना बड़ा मत लिखकर, क्योंकि 5 मार्क का ही क्वेश्चन है जिसमें 1 मार्क तो फंक्शनल लेवल मैनेजर बताने के लिए मिल गए, बाकी 4 मार्क में आप सारे पॉइंट्स लिख कर आओ, बट इतना डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर 4 मार्क्स। बोलता है इट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग क्रिटिकल डिसीजन, क्योंकि आपको विजन पता है, आपको पता है आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, तो आपके डिसीजन मेकिंग सारे एसएम प्रोसेस फॉलो करते हुए होंगे। बोलता है दिस इंश्योर्स दैट ऑल द मेजर डिसीजन आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रैटेजिकली साउंड। Strategic management helps you identify and exploit new business opportunities, allowing Soumya to craft campaigns that resonate with the प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव बोल दिया, डायरेक्शन मिल गया, सब मिल गया, तो ऑफ कोर्स उसको अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी कि भाई ये चेंज आ रहा है तो मुझे भी मेरे स्ट्रैटेजी को इस तरीके से चेंज कर लेना चाहिए। Strategic management acts as a defense mechanism against potential mistake. आपने इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस कर ली, डायरेक्शन मिल गया, प्रोएक्टिव हो गए, अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स का पता लगा लिया, तो ऑफ कोर्स आप तो अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म बना लिए ना। अब आप कोई गलती करोगे ही नहीं अगर आपने एसएम का प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया है तो। बोलते हैं कोई भी कॉस्टली गलतियां नहीं होगी इन मार्केटिंग डिसीजन एंड कैंपेन एग्जीक्यूशन। Strategic management enhances the longevity and sustainability of aqua pure beverages by ensuring that marketing strategy are adaptable and resilient in a dynamic मार्केट। बोलता है यार, क्योंकि एसएम बोलता है ना आपको बार बार इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते रहो, अगर कोई भी चेंजेस आए तो अपने आप को चेंज करो, तो उससे क्या होता है आपकी बिजनेस की लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि यू हैव टू बी अडेप्टेबल, यू हैव टू बी रेजिलियंट इन अ डायनामिक मार्केट, यू कीप ऑन चेंजिंग योरसेल्फ, and that's why your business runs for long time. And SM helps you develop core competencies and competitive advantage. core and you will get a competitive advantage. फिर छोटा सा एक कंक्लूजन में लिखा है, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट थ्रू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सौम्या कैन, मतलब सारे पॉइंट्स रिपीट कर रहे हैं देखना, कैन effectively navigate competitive challenges by providing clear direction, proactive approach, critical decision making, new opportunities का पता चलता है, सीडीएम कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है, लॉन्गेटिविटी बढ़ जाती है, कोर कॉम्पिटेंसीज हो जाता है, तो आपको एक अच्छा सारे पॉइंटर्स याद आ गए बच्चा लोग। आ जाओ मिशन स्टेटमेंट की बात करें। अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट इज फोकस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस को, अपन को पता है यार हु वी आर एंड व्हाट वी डू। मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कैपेबिलिटी, आज क्या फोकस है, आज क्या कैपेबिलिटीज है, आज क्या करते हो, एंड आज आपका बिजनेस मेकअप क्या है। इससे इससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है, तो बोलते हैं यार इससे ऑर्गेनाइजेशन को यूनानिमिटी ऑफ पर्पस मिल जाता है, यानी एक फोकल पॉइंट मिल जाता है, सारे एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन एक ही पर्पस के
करते हैं। पहला बोलता है एक तो पर्पस की यूनानिमिटी मिल जाती है, सबके लिए एक ही मिशन है और एक फोकल पॉइंट मिल जाता है जहाँ पर सारे एनर्जीज डायरेक्ट होते हैं, सारा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और डायरेक्शन। सॉरी, रिकॉर्डिंग एरर। मैं बात कर रही थी मिशन स्टेटमेंट क्यों सिग्निफिकेंट होता है, कि वो एक तो यूनानी पर्पस देता है और उसी से कनेक्टेड पॉइंट है कि ये फोकल पॉइंट बन जाता है। थर्ड बोलता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को अलोकेट करने का एक बेसिस या स्टैंडर्ड मिल जाता है, आप ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूज करते हो। फिर बोलता है एक ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सेट हो जाता है कि भाई इस तरीके से काम करना है क्योंकि एक मिशन मिल गया है। फिर बोलता है आपका मिशन विल ट्रांसलेट इनटू गोल्स एंड द गोल्स विल ट्रांसलेट इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर। तो मिशन फ्लोज टू गोल्स, गोल्स फ्लोज टू अ वर्क स्ट्रक्चर, एक तरीका ऑफ वर्किंग। प्लान है क्या बच्चा लोग? आ जाओ, ऊपर चलें। देखो इससे क्या हो रहा है, सारे पॉइंट्स भी याद आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। रिया शर्मा ओन्स अ कन्फेक्शनरी यानी बेकरी टाइप आइटम, कन्फेक्शनरी बिजनेस इन जयपुर, specializing in homemade chocolates and candies. Despite holding a substantial marketplace in the region, इसका business has experienced declining sales of these products. इतना अच्छा market share होने के बाद भी अब declining sales हो रहा है over the last few years. Concerned about the marketing dynamics, रिया एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट को हायर करती है। द कंसल्टेंट रिकमेंड्स टू डू अ कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। कुछ याद आ रहा है क्या? कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की एक अंडरस्टैंडिंग करने बोल रहा है, एक्सप्लेन कि किस तरीके से वो ये स्टेप्स टेकअप कर सकते हैं टू एड्रेस दिस। क्या है यार, बहुत आसान है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में सबसे पहला है आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स, की कॉम्पिटिटर्स कौन है। सेकेंड, अंडरस्टैंड कि व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे ऑफर, यानी अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। पहले आइडेंटिफाई करो कि कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, उनका क्या मार्केट शेयर है, पहला पॉइंट। दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, वो क्या प्रोडक्ट्स देते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, एक्सेट्रा। थर्ड है कि एनालाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स, की कॉम्पिटिटर्स किस 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 पॉइंटर्स में अच्छे हैं। और चौथा पॉइंट है ये भी एनालाइज करो ना कि किस 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 चीज में खराब है, या ना एनालाइज द वीकनेसेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई, सेकंड है अंडरस्टैंड, थर्ड है स्ट्रेंथ एनालाइज करो, फोर्थ है वीकनेस एनालाइज करो, और लास्ट है कि ये सारी इंफॉर्मेशन को पुट टुगेदर करके एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाओ। बहुत आसान है, देखेंगे आंसर। नेक्स्ट बोलता है एज पर माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन, इंटेंस राइवलरी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर रिड्यूसेस द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर कंपटीशन बहुत कट थ्रोट होता है लीडिंग टू लोअर इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये अपन को पॉइंट आता है यार, दो थे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के अपने कुछ पॉइंट थे और ये राइवलरी के अपने कुछ पॉइंट थे। तो राइवलरी के पॉइंट थे ई एफ जी आई, सी डी ई एफ जी आई, याद आ रहा है। सी मतलब नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स, कितने नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं तो ऑफकोर्स कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होगा, और कम कॉम्पिटिटर्स है तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन नहीं होगा। डी, डिफरेंशिएशन, अगर आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है तो आपके साथ कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपका लोगो जैसा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। सी डी ई, एग्जिट बैरियर्स, एग्जिट बैरियर्स बिग बॉस, अरे अगर आप कहीं से निकल नहीं सकते तो आप वहीं फाइट करोगे, वहीं फाइट करोगे तो बोलता है कि आप लोग एक दूसरे को मार पीट कर ही राजा बनोगे। यानी अगर बहुत ज्यादा एग्जिट बैरियर्स है, आप बाहर नहीं निकल सकते आसानी इंडस्ट्री से, तो ऐसी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा। अरे बाहर ही नहीं निकल सकते तो कंपटीशन करना ही पड़ेगा। एफ, फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ भी ये एक अच्छा पॉइंट है, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर ज्यादा है इंडस्ट्री तो इंसान उस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम करने के लिए अपना सप्लाई यानी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस गिरेगी, यानी प्राइस वॉर्स होंगे। यानी हर इंसान अपना फिक्स्ड कॉस्ट कम से कम करना चाहेगा पर यूनिट। यानी अगर ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है तो वहां पर राइवलरी भी ज्यादा होगी। सी डी ई एफ जी, जी यानी ग्रोथ रेट, अगर स्लो ग्रोथ रेट है, यानी सोचो इंडस्ट्री में 5 कॉम्पिटिटर्स हैं और एक आदमी उस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, तो पांचों लड़ मरेंगे ना उस एक आदमी को पोच करने के लिए, यानी ऐसे में भी तगड़ा होगा। और लास्ट है आई, इंडस्ट्री लीडर। इफ देर इज वन इंडस्ट्री लीडर ना, तो कहीं ना कहीं वो बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स को तो शांत कर देगा, यानी यहाँ कॉम्पिटिशन कम होगा। डन, सारे पॉइंट्स याद आ गए, देख लेते हैं।
स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। देखना खास बात, यहाँ पर रिया शर्मा की केस स्टडी की बात ही नहीं की है, जनरल स्टेप्स बोल रहा है, बट आप लोग रिया शर्मा की केस स्टडी भी थोड़ी मोड़ी घुसा देना। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, फर्स्ट स्टेप है कि भाई अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर एंड हैव डेटा अबाउट द मार्केट शेयर। दूसरा है अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, जैसे आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट, इंटरनेट, न्यूज़पेपर से ये देखो कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफर करते हैं और किस किस मार्केट में करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, देखो कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर, वो क्या बहुत अच्छा करते हैं, क्या आर दे गिविंग ग्रेट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वीकनेसेस, किस चीज में वो खराब है, कहाँ से पता चलेगा, कंज्यूमर रिपोर्ट से पता चलेगा एक्सेट्रा। लास्ट है पुट टुगेदर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड मेक अ स्ट्रैटेजी। At this stage, the strategy should put together all the information about the competitor and draw inferences about किस चीज, क्या वो ऑफर नहीं कर रहे हैं, कहाँ पर गैप है, और उस गैप में आप या शर्मा कोई बात, थोड़ा मोड़ा आप कर सकते। ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है। इंडस्ट्री लीडर अगर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री लीडर है, while a strong industry leader can help maintain pricing discipline, the effectiveness diminishes as the number of competitors। ये अपन ने पढ़ा था। भले इंडस्ट्री लीडर है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम होगा, लेकिन इंडस्ट्री लीडर होने के बाद भी अगर छोटे मोटे बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं कंपटीशन होगा ही होगा। इफ देर आर मेनी कॉम्पिटिटर्स देयर विल बी that will impact profitability। अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट हाई है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट क्रिएट प्रेशर ऑन फर्म्स टू फुली यूटिलाइज देयर कैपेसिटी। कैपेसिटी यूज करने के लिए प्राइस कट भी कर देते हैं, तो कंपटीशन तगड़ा होगा। एग्जिट बैरियर, हाई एग्जिट बैरियर प्रिवेंट द फर्म्स फ्रॉम लीविंग द इंडस्ट्री, दैट इज व्हाई द कंपटीशन इज हाई। अगर आपका डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो कोई आपसे compete नहीं करेगा, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो कंपटीशन हाई होगा। और अगर इंडस्ट्री ग्रोथ स्लो है तो एक इंसान भी आएगा तो सारे फाइट करेंगे उसको पाने के लिए। आ जाओ चैप्टर नंबर 3 पे। इकोबिल्ड कंस्ट्रक्शन एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है। इट इज प्लानिंग टू लॉन्च अ लार्ज स्केल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट बॉडीज, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटीज, एनवायरमेंटल ग्रुप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिनके वेरिंग लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस भी है, इंटरेस्ट भी है। आई एम वेरी क्लियर ये किस टॉपिक पे बात करने वाला है, ये मेनलोस मैट्रिक्स पे बात करने वाला है। तो बोलता है ताकि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्मूथली रन हो सके, तो द मैनेजमेंट वांट्स टू एनालाइज एंड मैनेज देयर स्टेक होल्डर्स, एनालाइज एंड मैनेज दी स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवली। हाउ कैन यू बिल्ड, हाउ कैन इको बिल्ड यूज मेनलोस मैट्रिक्स टू एनालाइज एंड मैनेज द स्टेक होल्डर्स। आपको इसमें केस स्टडी का ज़्यादा रेफरेंस देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिंपल पूछ रहा है कि मेनलोस मैट्रिक्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है और मेनलोस मैट्रिक्स किस तरीके से बनता है। व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर ईच मैट्रिक्स का डब्बा ऑफ द मेनलोस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो अपन को मेनलोस मैट्रिक्स बनाने के लिए आइडेंटिफाई करना पड़ता है स्टेक होल्डर्स, कि भाई स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे भाई। जैसे कि अभी हमने बोला इन्वेस्टमेंट बॉडीज है, गवर्नमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एनालाइज करना पड़ता है उनका इंटरेस्ट और उनका पावर। पावर मतलब क्या भाई, कि उन लोगों का मेरे पे कितना पावर है, वो लोग मेरे डिसीजन मेकिंग पे कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और इंटरेस्ट मतलब वो मेरी सक्सेस से कितना इम्पैक्ट होते हैं। थर्ड बोलता है भाई, थर्ड तो बोलता है मैट्रिक्स बना डालो। मैट्रिक्स किस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है भाई। एक जगह होता है इसमें पावर जो हाई हो सकता है, लो हो सकता है। एक जगह होता है इसमें इंटरेस्ट जो हाई हो सकता है, लो हो सकता है। हाई हाई को बोलते हैं अपन की प्लेयर्स। इनको, ये लोग हमारे हम पे पावर भी बहुत रखते हैं और हम पे इम्पैक्ट भी बहुत होता है, तो इनको क्लोजली मैनेज करो, इनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, इनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना कर रखो। जिनका हाई पावर होता है, इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, इनको बोलते हैं कीप सेटिस्फाइड, कि भाई इनको सेटिस्फाइड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनका पावर हम पे बहुत है, तो इन लोगों को हर डिसीजन मेकिंग के बारे में बताओ, इनका इंटरेस्ट भी बढ़ाने की कोशिश करो, इनको सेटिस्फाई रखो, इनको सारे अपडेट्स देना चाहिए। इन लोग होते हैं आपके कीप इन्फॉर्म्ड, जिनका इंटरेस्ट तो बहुत हाई है बट पावर ज़्यादा नहीं है, लाइक एम्प्लॉयज़। तो इनको हर एक चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म रखो, और बिकॉज इनका इंटरेस्ट हाई है, इनके एक्सपर्टीज़ वाले एरियाज़ में इनकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प लो, बिकॉज दे हैव हाई इंटरेस्ट, दे विल थिंक गुड अबाउट द कंपनी। और इनको तो बोलता है बस यार आप दूर दूर से, इनको लो प्रायोरिटी है, इनको बस दूर दूर से चेक करते रहो हर टाइमली बेसिस में। और लास्ट में बोलता है कि भाई
अब आप आपके सारे स्टेक होल्डर्स को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। आंसर देखेंगे अपन। Write a short note on key strategic drivers of an organization. You know, key strategic drivers, एक तो I feel this is an important question क्योंकि कई बार MTP RTPs में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला है इंडस्ट्री एंड मार्केट, सेकंड है कस्टमर, तीसरा है प्रोडक्ट, चौथा है चैनल। अगर एक कंपनी ने चारों चीजों में अच्छे से खेल लिया ना, तो कहीं ना कहीं उसकी कंपनी सक्सेसफुल कंपनी बन सकती है। जैसे इंडस्ट्री को अच्छे से रीड करना, इंडस्ट्री में कौन कौन की प्लेयर्स हैं उनको अच्छे से रीड करना, मार्केट को अच्छे से रीड करना, मार्केट मतलब कस्टमर्स और बायर्स और सेलर्स का मार्केट को रीड करना, कस्टमर्स को रीड करना कि भाई कस्टमर्स किस तरीके से डिवाइडेड है, आर दे हाई प्रीमियम कस्टमर, आर दे लो रेंज कस्टमर, आर दे मीडियम रेंज कस्टमर, कहाँ पर एक वाइट स्पेस है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट ला सकते हो। अपन ने बोथ का एग्जांपल लिया था, अपन ने इवन नेचुरल्स आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, ये पूरे की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स को पढ़ने के लिए। थर्ड था प्रोडक्ट, कि आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। प्रोडक्ट गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, एक्सेट्रा। देन प्रोडक्ट का पैकेजिंग अलग हो सकता है, प्रोजेक्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, ब्रांडिंग सब अलग अलग तरीके से की जा सकती है विद विच मीट द नीड्स ऑफ आवर कस्टमर। और लास्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जितना ज्यादा चैनल उतना स्ट्रॉन्गर द कंपनी। और तीन तरीके के चैनल होते हैं, प्रोडक्ट चैनल, सेल्स चैनल एंड। आज आप पढ़ लेते हैं। पहला बोलता है मेनलोस मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिफाई कर लो कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडी, इन्वेस्टर, सप्लायर्स, एनवायरमेंटल ग्रुप्स एक्सेट्रा। फिर उनका पावर और इंटरेस्ट असेस करो। पावर मतलब एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द प्रोजेक्ट डिसीजंस, इंटरेस्ट मतलब लेवल या impact of the success of the company. Power may stem from authority, resources, or expertise, while interest relates to the stakeholder stake in the project success. बोलता है इंटरेस्ट यानी प्रोजेक्ट की सक्सेस में कितना स्टेक है, और पावर कहाँ से आता है, क्या अथॉरिटी है। जैसे गवर्नमेंट बॉडीज की अथॉरिटी बहुत ऊपर होती है, तो क्या अथॉरिटी है, क्या रिसोर्सेज है, क्या एक्सपर्टीज है। फिर उनको प्लॉट कर दो। हाई पावर हाई इंटरेस्ट कीप लेस, हाई पावर लो इंटरेस्ट कीप सेटिस्फाई, लो पावर हाई इंटरेस्ट कीप इन्फॉर्म, लो पावर लो इंटरेस्ट लो प्रायोरिटी। अपन ये सब पढ़ चुके हैं। अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए हर क्वाड्रेंट के लिए, तो बोलता है की प्लेयर्स के लिए एंगेज क्लोजली, इन्वॉल्व देम इन डिसीजन मेकिंग, कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। कीप सेटिस्फाइड के लिए बोलता है उनको पीरियोडिक अपडेट्स दो, उनके सारे कंसर्न्स को मीट करो, उनका फीडबैक लो, उनको सेटिस्फाइड रखो, और प्लस उनका इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करो। कीप इन्फॉर्म के लिए बोलता है इनके साथ रेगुलरली कम्युनिकेट करो, इनको भी सारी इन्फॉर्मेशन दो, इनको भले आप इन्वॉल्व नहीं करते हो डिसीजन मेकिंग में, तो भी इनके पास सारे इन्फॉर्मेशन जाने चाहिए। और लास्ट में बोलता है कि भाई बिकॉज इनका इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकते हैं। लो प्रायोरिटी, मॉनिटर ओकेजनली, भाई इन पे ज्यादा ध्यान देने की कोनो जरूरत नहीं है। लास्ट है मॉनिटर एंड अडैप्ट। लास्ट वाला पॉइंट है, जरूरी नहीं है लिखना, बट बोलता है एक बार आपने स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर दिया, उसको मैट्रिक्स में भी डाल दिया, सब कर दिया, उनके लिए स्ट्रैटेजीज भी बना ली, तो भी हो सकता है कभी किसी का पावर बढ़ जाए, कभी किसी का इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो इन स्टेक होल्डर्स को भी आप हर कुछ टाइम में मॉनिटर करते रहो और एनालाइज करते रहो कि क्या इनका पावर या इंटरेस्ट बढ़ा है, क्या ये कीप सेटिस्फाइड से की प्लेयर्स में गए हैं क्या, एक्सेट्रा। Strategic drivers, we know. Strategic drivers are essential elements that influence an organization's ability to differentiate itself. बहुत प्यारा पॉइंट है यार। जैसे चैनल हो सकता है सारे फर्नीचर शॉप आज तक फेस टू फेस यानी रिटेल स्टोर्स रहे हैं, बट मैं अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ बाय ब्रिंगिंग एन ऑनलाइन मार्केट। तो क्या होता है कि जब आप अपने चैनल्स को रीड करते हो, तो आपको एक डिफ्रेंशिएटिंग कैपेबिलिटी आपके दिमाग में आ जाती है। तो बोलता है यार स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स हेल्प्स you differentiate itself from its competitor and achieve a competitive advantage. The key strategic drivers are industry and market, customers, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, चैनल्स। चैनल्स मतलब जिस प्रोडक्ट और सर्विसेज जिसके थ्रू डिलीवर किए जाते हैं। स्ट्रैटेजीज कैन बी कि भाई डायरेक्ट चैनल रखना है क्या, डिजिटल चैनल रखना है क्या, डीलर्स के थ्रू माल बेचना है क्या, कितना बड़ा चैनल रखना है। चैनल एनालिसिस ये भी पता चलता है कि अगर कोई नए मार्केट में एंटर करना है, तो जो एग्जिस्टिंग चैनल्स है वो हेल्प कर सकते हैं क्या, एक्सेट्रा। Products and services are central to defining the business. हमने products की characteristics भी पढ़े, that it is useful, it should have a useful life, it should has the price, it should meet the demands of customer, then it is pivotal for business, etc., etc.
Organization must assess their offerings, classify their products, and devise strategies for differentiation, branding, pricing. Product services read करके, market read करके, branding, pricing, differentiation factors की knowledge आपको मिलेगी. और product is closely connected with the marketing of those product, जो हमने बहुत सारे marketing के types भी पढ़े थे. Then बोलता है customers. Identifying and understanding customers is a critical driver. Customers are segmented based on their needs and spending capacity. क्या ये middle range वाले हैं, क्या high range वाले हैं, क्या low range वाले हैं, क्या, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए. और कस्टमर और कंज्यूमर में भी डिफरेंशिएट किया गया है. कस्टमर जैसे आपके मम्मी पापा, कंज्यूमर मतलब आप लोग, यानी हो सकता है 5th 6th क्लास की लेक्चर आपके मम्मी पापा ने खरीदी होगी, बट कंज्यूमर कौन है? आप लोग. इंडस्ट्री एंड मार्केट. अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट इज क्रूशियल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन का रिलेटिव पोजीशन, कि भाई पूरे इंडस्ट्री मार्केट में हम कहाँ हैं. हम जैसे एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पूरे इंडस्ट्री या मार्केट में कहाँ हैं, यानी आपका पोजीशन क्या है ये पता चलता है. इंडस्ट्रीज ग्रुप सिमिलर कंपनीज बेस्ड ऑन देयर प्राइमरी प्रोडक्ट, जैसे जबकि मार्केट आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट ऑफन through tools like strategic group mapping helps organizations create their competition and their relative position in the पर. Chapter number 4. Renovate Electronics Limited, a company engaged in the manufacture of consumer electronic appliances since 2010, had been performing very well until 2022. However, thereafter, its market share began to decline steadily. Market share गिर रहा है, okay. The company started incurring accumulated losses while adversely affected its cash flow. लॉसेस भी होने लग गया, कैश फ्लो भी एडवर्सली अफेक्ट हो गया. कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयज का मोराल भी गिर गया. द बीओटी डिसाइडेड टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन बाय फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी. डिक्लाइन आया, कैश फ्लो भी खराब हुआ, लॉसेस भी देखा. क्या डिसाइड किया कि इंटरनल एफिशिएंसी, इंटरनल इंप्रूवमेंट पे ध्यान दिया जाए. टू अचीव दिस, द बीओडी इज फॉर्मुलेटिंग अ प्रैक्टिकल एक्शन प्लान एम्ड एट ब्रिंगिंग अबाउट अ रैडिकल चेंज इन स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन, इंक्लूडिंग अ रीवैम्प ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. बोल रहे हैं हम टॉप मैनेजमेंट को भी बदल देंगे, हम सब कुछ रीवैम्प कर देंगे, बट हम अपने डिक्लाइन को वापस रिवर्स करके रहेंगे. विद स्ट्रैटेजी शुड अडॉप्ट. मुझे पता है आप सबको आंसर दिमाग में आ चुका है दैट दिस इज अ टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी. जब हम अपने डिक्लाइन को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए सब चीज़ कर देते हैं. देखो यहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन करना है, यानी डाइवेस्टमेंट लिक्विडेशन की कहीं बात नहीं की है, बस टर्न अराउंड करना है. तो टर्न अराउंड हमें अडॉप्ट करना चाहिए. ऑल्सो आउटलाइन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी. तो बोलता है कि यार ठीक है, टर्न अराउंड तो करना है, बता दो ना किस तरीके से कर सकते हैं टर्न अराउंड. याद आ रहे हैं क्या कुछ 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 पॉइंट? पहला स्टेप. हाँ जी, तो पहला स्टेप था, सबसे पहले तो करंट प्रॉब्लम को असेस करो कि वो क्या दिक्कतें आई जिसके कारण आपको ये सब डिक्लाइन फेस करना पड़ रहा है. तो सबसे पहला था असेसमेंट ऑफ द करंट प्रॉब्लम. फिर बोलता है अब एनालाइज करो सिचुएशन को कि भाई करंट प्रॉब्लम छोटी है या इतनी बड़ी है कि अब हम रिवर्स कर ही नहीं सकते. सो एनालाइज करो सिचुएशन को और उस हिसाब से एक एक्शन प्लान बना लो. थर्ड में बोलता है उस एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट कर दो. इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी एक्शन प्लान. वर्ड है इमरजेंसी. देखो यार, करंट प्रॉब्लम एनालाइज किया और उसके लिए कुछ एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाया कि तुरंत थोड़ा बहुत डिक्लाइन रिवर्स हो जाए. और फोर्थ में बोलता है कि आप प्रॉपरली सोचो किस किस तरीके के आप किस किस तरीके से आप बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हो. जैसे इसमें बोलता है हमको टॉप मैनेजमेंट रिवैम्प करना पड़े तो कर देंगे, बट एक साथ थोड़ी कर सकते हैं. दैट इज रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस. एंड फिफ्थ है रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल, कि भाई इवेंचुअली क्या होगा, आपको आपका अक्यूमुलेटेड लॉसेस कम होने दिखेगा, कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यू विल स्टार्ट रिटर्निंग बैक टू. इसमें भी केस स्टडी का कहीं इस्तेमाल नहीं किया, बस बोलता है आउटलाइन द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्शन प्लान. यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अच्छा जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है ना उसके स्टेजेस बताओ. लास्ट है एक्सप्लेन द प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स एज propagated by Igor Ansoff. You know it very well.
प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग हो सकता है, न्यू हो सकता है, मार्केट एग्जिस्टिंग हो सकता है, न्यू हो सकता है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। ये तो बहुत आसान था। इनको रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, वो भी टर्न अराउंड। दिस स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू रिवर्स द कंपनीज डिक्लाइन एंड रीस्टोर द प्रॉफिटेबिलिटी। व्हाट आर द स्टेजेस? स्टेज वन इज असेसमेंट ऑफ करंट प्रॉब्लम, फिर एनालाइज द सिचुएशन, डेवलप अ स्ट्रैटेजिक प्लान, implement the emergency action plan, restructure the business, returning back to normal। अगर आप देखोगे यहाँ पर कहीं पर भी केस स्टडी की बात नहीं की है, सिंपल बोल रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू असेस एंड डायग्नोस द रूट कॉजेज ऑफ द कंपनीज डिक्लाइन, कि भाई क्यों कंपनी डिक्लाइन कर रही है। जैसे कि क्या उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, क्या कंपटीशन बढ़ रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बोलता है सेकंड में एनालाइज द सिचुएशन, क्या करंट प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो नहीं है कि हम इससे बाहर ही नहीं आ सकते। इवैल्यूएट द चांसेस ऑफ कंपनी सर्वाइवल एंड देन डेवलप अ स्ट्रैटेजिक प्लान दैट आउटलाइंस कि क्या करेक्टिव एक्शंस लेना चाहिए। इसमें आपको आपकी इंटरनल एफिशिएंसीज पे ध्यान देना पड़ेगा, आपके क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या वीकनेसेस है, उस पर ध्यान देकर एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। फिर बोलता है दिस इफ द सिचुएशन इज क्रिटिकल, एक इमीडिएट एक्शन प्लान तुरंत इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाए। दिस में इन्वॉल्व किया स्टार्टिंग में कॉस्ट कट कर दो, पॉजिटिव कैश फ्लो पे ध्यान दो, फंड्स रेज करो, शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल इश्यूज पे ध्यान दो, एक्सेट्रा। फिर है रीस्ट्रक्चरिंग द बिजनेस, फोकस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग द कंपनीज कोर बिजनेस। सपोज एक उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी सब अच्छे नहीं चल रहे, तो बाकी सब बिजनेस को फिर हटाओ। या टॉप मैनेजमेंट में कोई 2-3 टॉप मैनेजमेंट खराब है तो उसको हटाओ। यानी restructure the business, now focus on improving efficiency, restructuring the finances and focus on long term stability। लास्ट है द कंपनी शुड बिगिन शोइंग साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इंप्रूविंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कस्टमर सर्विस उनका इंप्रूव हो जाएगा, एम्प्लॉइज की मोराल वापस बढ़ जाएगी, एक्सेट्रा। फिर बोलता है आंसर ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छे से याद है प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। सबसे पहला होता है मार्केट, तो दूसरे में आता है प्रोडक्ट। अब आपका मार्केट या तो एग्जिस्टिंग हो सकता है या नया हो सकता है, आपका प्रोडक्ट भी या तो एग्जिस्टिंग हो सकता है या नया हो सकता है। जब आप सेम मार्केट सेम प्रोडक्ट के साथ खेलते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट में पेनिट्रेट करना। कैसे कर सकते हो? सेलिंग प्राइस रिड्यूस करके, क्या बोलते हैं, नए नए साइजेस लाकर, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग वगैरह करके। जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट को एक नया प्रोडक्ट बेचते हो, जब आप यहाँ पर एग्जांपल हो गया था कोलगेट के साइजेस। अच्छा, जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट को नया प्रोडक्ट बेचते हो, जैसे कोलगेट ने कोलगेट हर्बल भी निकाल लिया, कोलगेट सॉल्ट भी निकाल लिया, नॉर्मल कोलगेट भी रहने दिया, एक्सेट्रा, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब आप बोलते हो कि यार कोई भी मार्केट हो, प्रोडक्ट मेरा ही होना चाहिए, तो this can be done by adding on new competencies to your existing product and penetrating that product in the existing market। फिर बोलता है कि यार प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर हर जगह सेम है लेकिन वो नए नए मार्केट में जाते रहता है, तो उसको बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट। यहाँ पर आप नई नई ज्योग्राफीज में अपना सेम प्रोडक्ट थोड़ा मोड़ा चेंज करके बेच सकते हो। एंड लास्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में प्रोडक्ट भी नया है, मार्केट भी नया है, सबसे रिस्की होता है और इस पर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। लाइक आईटीसी होटल्स था, आईटीसी सिगरेट्स है, आईटीसी आटा भी बेचता है, यानी नए नए प्रोडक्ट नए नए मार्केट के लिए बेचना। ये आप लोग एक बार पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन। लास्ट चैप्टर में आ जाते हैं, चैप्टर नंबर 5। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने का पहले मन कर रहा है, देखो क्या। एक्सप्लेन, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिवली मैनेज कर सकता है स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज इन अ रैपिडली चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। ये जो है ना क्वेश्चन, यार बच्चा ना भूल जाता है, क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 को वैसे ही क्वेश्चन बिलोंग नहीं करता है। ये क्वेश्चन ना स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में कवर होना चाहिए था या इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस में कवर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 5 में एक छोटा सा टॉपिक है जहां बात करता है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट बार बार चेंज होता है तो आप उसको इफेक्टिवली मैनेज कैसे कर सकते हो, स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटीज को इफेक्टिवली मैनेज कैसे। जैसे आप कोलैबोरेशंस पार्टनरशिप्स कर सकते हो, जैसे उबर ने किया था स्पॉटिफाई के साथ कोलैबोरेशन पार्टनरशिप इन यूएस, यानी उबर की किसी भी गाड़ी में स्पॉटिफाई का के थ्रू ही स्ट्रीमिंग होगी। सो कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स कर सकते हो। आप अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो कि भाई कोई भी दिक्कत आए ना तो आप फ्लेक्सिबली अपने आप को चेंज कर सको। जैसे गूगल इतना फ्लेक्सिबल था कि चैट जीपीटी जैसा एआई आने के बाद उसने भी अपने आप को तुरंत जेमिनाई में या
गूगल एआई में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। या बोलता है कि आप अपने में रेजिलियंस डेवलप कर सकते हो। सीए स्टूडेंट्स यार रेजिलियंट होते हो तुम लोग बहुत। बोलते हैं आप इतने रेजिलियंस रहो, आप करते रहो करते रहो करते रहो, कोई भी आपत्ति आ जाए तो भी आप उससे आगे बढ़ते रहो। तो ये सारे पॉइंट्स से याद आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे। Brightwave Solution, a small and medium-sized company in the renewable energy sector, wants to adopt latest digital technologies. एक ही जगह है जहां हम स्मॉल एंड मीडियम साइज पढ़ते हैं। मुझे याद आ चुका है कि चेंज को कैसे मैनेज कर सकते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज फॉर्म में। आई एम श्योर वही क्वेश्चन होगा। Wants to adopt the latest digital technologies to improve its operational process and product offerings. The company aims to gain a competitive edge in the rapidly evolving renewable market. Brightwave also seeks to manage continuous changes effectively while transforming its management practices and workflows. Identify the strategy required for successful digital transformation. बच्चे, ये जो है ना, इसका अपना एक मार्क होता है और कई लोग ये भूला। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जो स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं चेंज। वो हम लिखकर, स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? चेंज मैनेजमेंट। थ्रू द प्रोसेस ऑफ चेंज मैनेजमेंट, थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ चेंज मैनेजमेंट आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी जिंदगी में आराम से ला सकते। हम यही पॉइंट भूल जाते हैं, एक मार्क गवा दिया जस्ट क्योंकि चेंज मैनेजमेंट वर्ड नहीं लिखा। तो ये याद रखना, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? चेंज मैनेजमेंट। ऑल्सो स्टेट की क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, याद आ रहा होगा। बिगिन एट द टॉप, फिर try to reduce disruptions, encourage communication, recognize that change is a norm, not an exception। और सेकंड वाला था कि ये याद रखना भाई, चेंज डिजायर्ड भी होना चाहिए और नेसेसरी भी होना चाहिए। To enable successful digital transformation, the appropriate strategy is change management. This strategy ensures कि organizational, procedural और cultural changes बहुत ही आसानी से आ सके। Change management का अगर आपको याद होगा तो preparing, implementing, planning, implementing, monitoring changes in the organization to reduce the risk caused by digital transformation. Best practices है begin at the top, ensure that change is both necessary and desired, क्योंकि too much चेंजेस लाने से गड़बड़ियां हो सकती है। ट्राई टू रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, कैसे कर सकते हैं? चेंजेस को अर्ली ऑन बता दो, एम्प्लॉयज को टूल्स दो, ट्रेन करो, चेंज एजेंट्स लाओ, आईटी टीम्स को इन्वॉल्व करो, ऐसा क्लाइमेट बना दो विच इज कंड्यूसिव टू चेंज। अच्छा, फिर बोलता है कि ऐसा क्लाइमेट बना लो जो एनवायरमेंट के लिए, जो एनवायरमेंट सॉरी ऐसा क्लाइमेट बना लो जिससे चेंजेस बहुत अफेक्टिवली लोग अपनाएं। तो बिगिन एट द टॉप, इंश्योर कि दोनों नेसेसरी भी है, डिसाइड भी है। ट्राई टू रिड्यूस डिस्ट्रप्शन, एनकरेज कम्युनिकेशन, प्रमोट कि भाई एम्प्लॉयज ओपनली आपको कम्युनिकेट करें, अपनी क्वेरीज बताए, इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेट करें ताकि नए नए आइडियाज निकल कर आ सकें। और ओपन कम्युनिकेशन से ये हो जाता है कि एम्प्लॉयज के अंदर का डर खत्म हो जाता है दैट वी विल बी इम्पैक्टेड बैडली बाय दिस change management, and recognize that change is a norm, not an exception. You have to start building yourself into a change ready mindset. बोलता है businesses must treat change as a continuous process, not a one time project. By following these practices वो आराम से मैनेज कर लेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप देख रहे होंगे कि केस बेस्ड के साथ के बाद एक कंक्लूजन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। Last question है, in managing strategic uncertainties in rapidly changing business environment, organization need to adopt proactive strategies जैसे कि flexibility। फ्लेक्सिबिलिटी में बोलता है ऑर्गेनाइजेशन शुड बिल्ड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू देयर स्ट्रैटेजीज ताकि वो क्विकली अडाप्ट कर सकें टू द चेंजेस इन एनवायरनमेंट। डाइवर्सिफिकेशन, एक अगर ऑर्गेनाइजेशन एक ही काम करता है ना, जैसे सपोज मैं सिर्फ और सिर्फ डीवीडी में काम करती, ठीक है, और मैं अपने आप को अपडेट ही नहीं करती, अब डीवीडी का बिजनेस गया तो मैं खत्म। तो बोलता है डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, जब आप अलग अलग बिजनेसेस में होता है ना, तो एक बिजनेस खत्म भी हो जाए तो दूसरा बिजनेस सपोर्ट के लिए रहता है। Diversifying organization का product, market या customer helps reduce the impact of strategic uncertainty.
बिल्डिंग रेजिलियंस, इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस इज ऑल्सो एसेंशियल। जैसे कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग मैलवेयर के लिए एंटीवायरस लगाया है कि कुछ भी हो जाए, मेरा इंटरनल ऑपरेशंस इतना स्ट्रांगली बिल्ट है दैट नो काइंड ऑफ वायरस कैन इम्पैक्ट माय ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 5 मिनट्स। तो बोलते हैं इन्वेस्ट इन बिल्डिंग इंटरनल रेजिलियंस बिकॉज दैट ऑल्सो हेल्प्स इन अनसर्टेनिटी। फिर बोलता है मॉनिटरिंग एंड सिनेरियो प्लानिंग। देखते रहो यार, ट्रेंड को चेक करते रहो, मॉनिटर करते रहो कि कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे, और अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से प्लानिंग कर लो कि अगर चेंजेस आए तो हमको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में बोलता है कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप। जैसे कि आइनॉक्स ने पीवीआर के साथ कोलैबोरेट कर लिया, पार्टनर कर लिया। इससे क्या हुआ, जो ओटीटी एक बड़ी अनसर्टेनिटी से रिस्क आ रहा था ना, वो नलिफाई हो गया। तो कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप ऑल्सो है। I hope this was a good session for you all, and wait for the revisions. Wait for the revision. Bye.